हेलो बच्चों, आज हमारे अध्ययन का जो विषय है वो है मगध राज्य का अभ्युदय। मगध राज्य के अभ्युदय के वो कौन कौन से कारण थे उनका अध्ययन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से करने का हम प्रयास करते हैं। इससे पहले मैंने महाजनपदों पर अपना विस्तृत लेक्चर दिया था और उसमें ये बताने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से जनपदों का विकास हुआ और जनपदों से महाजनपदों का विकास हुआ और इन महाजनपदों में किस तरह से मगध ने एक राज्य की स्थिति प्राप्त की। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इसी बिंदु पर बात करेंगे कि ऐसे वो कौन से कारण थे कि अन्य महाजनपदों की तुलना में मगध का ही इतना उत्कर्ष हुआ या उदय वह कर दिया, उसका विस्तार या विकास वो करता चला गया। तो सबसे पहले हम उन कारणों में सबसे पहले लेते हैं कि मगध प्राकृतिक जो परिस्थितियां थी वो मगध राज्य को उसके उत्कर्ष में जिसने कि सबसे ज्यादा योगदान दिया कि प्राकृतिक रूप से मगध बहुत ही सुरक्षित स्थान पर बसा हुआ था। दूसरा, लोहा जैसा जो खनिज जो या धातु था उससे मगध परिपूर्ण था या संपन्न था, इसलिए अन्य राज्यों की तुलना में मगध शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। तीसरा कि मगध ने कलिंग पर अधिकार कर लिया था और कलिंग से उसको हाथी आसानी से उपलब्ध हो रहे थे और इसके कारण मगध के पास एक शक्तिशाली और विस्तृत गज सेना थी और गज सेना का तात्कालीन समय में बहुत ही ज्यादा महत्व था और इसी कारण से मगध का उत्कर्ष हुआ कि सैनिक दृष्टि से मगध बहुत ही एक विशाल सेना रखने में कामयाब हुआ। साथ में ही मगध का यह सौभाग्य ही रहा कि मगध पर चाहे किसी भी वंश के राजा ने राज्य किया हो वो योग्य और प्रतापी ही रहा, शक्तिशाली रहा, महत्वाकांक्षी रहा और जिसके कारण मगध का उत्तरोत्तर विकास होता रहा। साथ में ही गृह और उद्योग धंधों का विकास मगध में लगातार हुआ, जिसके कारण जो मगध की आर्थिक स्थिति थी वो सुदृढ़ बनी रही और आर्थिक स्थिति ने मगध को अन्य जो क्षेत्रों में मजबूती या समृद्धता प्रदान की। साथ में ही यहाँ के लोगों का सहिष्णु होना या अन्य लोगों के साथ सहिष्णुता का व्यवहार करना, शूद्रों के साथ ब्राह्मणों का सहनशील व्यवहार भी मगध के उत्कर्ष का एक कारण रहा। इसके अलावा गंगा यमुना के दोआब पर स्थित होने के कारण बहुत ही उपजाऊ प्रदेश था, जिसके कारण यहाँ के नागरिकों को किसी भी प्रकार के आर्थिक संकट का कभी सामना नहीं करना पड़ा और यहाँ पर कृषि प्रचुर मात्रा में कृषि का विकास हुआ, जिसने कि मगध को आर्थिक दृष्टि से संपन्नता प्रदान की। यहाँ के निवासी साहसी थे, उद्यमी प्रवृत्ति के थे। साथ में ही महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का प्रभाव भी रहा इस क्षेत्र के विकास में और यहाँ के लोगों को सहिष्णु और उनमें वर्ण और जाति विहीन समाज की स्थापना करने में। साथ में ही यहाँ के जो शासक थे वो भी न्यायप्रिय रहे और प्रशासनिक जो अधिकारी थे उन्होंने प्रशासन में बहुत अच्छा योगदान दिया और इन सारे तत्वों ने सामूहिक रूप से जो योगदान दिया उसके कारण मगध का उत्तरोत्तर विकास होता रहा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मगध साम्राज्य के उदय और विस्तार में मगध जो राज्य था उसके जो शक्तिशाली जो राजा हुए उनका विशेष रूप से योगदान रहा। जैसे कि अगर हम बात करें कि हर्यक वंश के जो शासक थे बिंबिसार और अजातशत्रु, उन्होंने तात्कालीन जो परिस्थितियां थी उनके अनुसार व्यवहार किया और उसके हिसाब से कार्य करते हुए मगध साम्राज्य को जो आरंभिक जिस रूप से जिस तरह से विकास करने की आवश्यकता थी उस तरह से विकास करने के लिए आगे उसको बढ़ाया और आगे उसमें सहयोग नंद वंश के राजा हों या शिशुनाग वंश के जो राजा थे उनके द्वारा दिया गया। तो यह मगध का एक सौभाग्य ही रहा कि मगध को बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग वंश के
काकवर्ण का, महापद्मनंद जैसे प्रतापी और योग्य शासकों का सहयोग प्राप्त हुआ, या ये राजा गद्दी पर बैठे जिन्होंने मगध का उत्तरोत्तर विकास ही किया। लेकिन इसके साथ ही ऐसी बहुत सारी अनुकूल आंतरिक, भौगोलिक, सामरिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां भी रही जिन्होंने मगध के उत्कर्ष में विशेष रूप से योगदान प्रदान किया। अगर भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो मगध के पास लोह धातु के खाने थी। यद्यपि लोहे के खाने अवंती राज्य के पास भी थी, लेकिन जितनी ज्यादा मात्रा में लोह की प्राप्तता मगध को प्राप्त थी उतनी अवंती के पास नहीं थी। और इसके कारण ही लौह खनिज की प्रचुरता के कारण मगध ने न केवल अस्त्र शस्त्र की दृष्टि से वो संपन्न बना, बल्कि कृषि और जो अन्य आर्थिक गतिविधियां हैं उनका विकास भी तेजी से हुआ। गंगा घाटी के मैदानी जंगलों को लौह उपकरणों से साफ कर दिए जाने के कारण मगध में कृषि का तेजी से विकास हुआ, और कृषि का विकास होने का जो प्रभाव है वो अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ा, और ये जिसके कारण मगध आर्थिक दृष्टि से सदैव ही संपन्न बना रहा, और यही मुख्य कारण था कि मगध का उत्तरोत्तर उत्कर्ष होता रहा। इसके अलावा मगध की जो सामरिक स्थिति थी उसने भी मगध के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मगध की जो पहली राजधानी थी राजगृह, वो 5 पहाड़ियों के समूह से घिरी हुई थी और वह एक अवैध दुर्ग की भांति प्रतीत होती थी, जिसके कारण शत्रु शीघ्रता से राजगृह तक नहीं पहुंच सकते थे। मगध की जो दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र, वो गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर स्थित थी और वह एक जल दुर्ग के समान प्रतीत होती थी। पाटलिपुत्र का एक जो दूसरा लाभ यह था कि यह बहुकोणीय जलमार्ग पर स्थित होने के कारण संचार, आवागमन, व्यापार और सैनिक शक्ति के को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए यहाँ से सुविधा प्राप्त हो सकती थी, और इस विशेष स्थिति के कारण ही मगध का उत्तरोत्तर विकास संभव हो पाया। इसके अलावा मगध गंगा घाटी के उपजाऊ क्षेत्र में स्थित होने के कारण मगध खाद्यान्न के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में और व्यापार और वाणिज्य के विकास के क्षेत्र में अग्रिम जो राज्य थे या अग्रिम पंक्ति के जो राज्य थे उनमें सदैव ही शामिल रहा, और जिसके कारण मगध का विकास हुआ। इसके अलावा आर्थिक दृष्टि से चूंकि मगध समृद्ध था इसलिए वह एक विशाल सेना रखने में भी कामयाब रहा। सैनिक दृष्टि से उसके पास हाथियों की प्रचुर मात्रा थी। यूनानी स्रोतों से हमें ज्ञात होता है कि नंदों के पास 6000 हाथियों की सेना थी। इसी प्रकार से मगध का जो समाज था वो भी बहुत ही उसमें लचीलापन देखने को मिलता है। आर्यावर्त की सीमा पर स्थित होने के कारण वर्ण और जाति व्यवस्था की जड़ें वहां मजबूत नहीं थी। समाज में सहिष्णुता का भाव था, जिसके कारण मगध का उत्तरोत्तर विकास हुआ। साथ में ही इसी क्षेत्र में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी खूब प्रचार और प्रसार हुआ, जिसके कारण लोग सहनशील और सहिष्णु बने रहे, और समाज की ये जो इस स्वभाव के कारण या लचीलेपन के कारण मगध में लोगों ने आपस में मिलजुल कर मगध राज्य के उत्कर्ष में विशेष रूप से योगदान दिया। तो इन सभी कारणों के कारण मगध में सामाजिक और जो प्रादेशिक जो एकता है वो विद्यमान रही, और जिसके कारण मगध का उत्तरोत्तर विकास लगातार होता रहा और एक मगध एक विशाल राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसमें कि आगे चलकर मौर्य वंश के जो राजा हुए, जिसमें कि हम चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का विशेष रूप से नाम लेना चाहेंगे, उन्होंने मगध को और अपनी उत्कर्ष की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया, और मौर्यों के समय संपूर्ण जो भारत है वो एकता के सूत्र में बंध गया।